Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, welcome to chemistry class with chapter 2 atomic structure. Today we will discuss spectrum and its types, hydrogen spectrum, calculation of wavelength of different spectral lines, Planck's quantum theory, and at the last we will discuss example 2.7 from your textbook. What is spectrum? As you have previously read in your classes, that spectrum is basically when white light is passed through a prism. Components of white light got separated. That components are regarded as the spectrum. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास व्हाइट लाइट है, इसको हमने प्रिज्म में से पास किया एंड आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इट गॉट सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, that is violet color, blue color, green, yellow, orange and red color. That obtained is known as spectrum. Types of atomic spectrum. What is atomic spectrum? When atom got excited, atom excite कैसे होता है? When it has been provided by energy. जब हम atom को energy provide करते हैं, चाहे वो electric spark की form में है, चाहे वो heat की form में है, तो उसके electrons excite हो जाते हैं. Excitation के result में वो higher orbits में jump कर जाते हैं. That phenomenon is excitation. वहां पे वो अनस्टेबल है, वो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में. दैट फिनोमिनन इज डी एक्साइटेशन. ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमिनन है, इससे बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है. जो स्पेक्ट्रा इससे प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम. एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो हर एटम का अपना यूनिक होता है और वो डिफरेंट होता है दूसरे स्पेक्ट्रम से. जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, जो एक ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट है दूसरे ह्यूमन बीइंग के, इसी तरह से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो हर एटम का अपना स्पेसिफिक है और वो डिफरेंट है दूसरे एटम से. अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आपके पास व्हाइट लाइट है, इसको हमने प्रिज्म में से पास किया तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया दैट इज रिगार्डेड एज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसी तरह से जब हाइड्रोजन गैस को हमने प्रिज्म में से पास किया तो जो स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम आया वो दो टाइप्स का है. दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम? Spectrum obtained or produced by the emitted radiations is known as emission spectrum. That spectrum corresponds to radiation emitted when an excited atom returns back to its ground state. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो हायर ऑर्बिट्स में जंप करते हैं. हायर ऑर्बिट्स में वो अनस्टेबल हैं, एक्साइटेशन स्टेट में हैं, वो एनर्जी को इमिट करेंगे. वो जो एनर्जी इमिट होगी दैट हैज बीन कैप्चर्ड और वो आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रा बनाती है. जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये हॉट गैस है, इसमें से जो एनर्जी इमिट हो रही है वो इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रही है. और इमिशन स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो इसमें आपको वेरियस बैंड्स नजर आ रहे हैं. तो इमिशन स्पेक्ट्रम कब प्रोड्यूस होगा? जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था बोहर्स के डिफेक्ट्स एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें भी हमने कॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है कि जब आपने लाइट को प्रिज्म में से पास किया और वो एक कॉन्टिन्यूअस कलर्स का बैंड बना देता है. इसमें आपके पास कोई डार्क बाउंड्रीज नहीं होती, कलर सेपरेटेड नहीं होते. दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. लाइक अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है इसमें आप कहीं पे कोई कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. देयर इज नो बाउंड्रीज अमंग दैट स्पेक्ट्रम.
आपको नहीं पता कि ये स्पेक्ट्रम कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे आके खत्म हो रहा है। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जिसमें हमारे पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, जिसमें हमारे पास पार्टीशन नहीं है, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि आपके पास एक्साइटेशन ऑफ सब्सटेंस को हमने एनालाइज किया तो आपके पास जो बैंड आया उसमें डार्क स्पेसेस हैं और उन डार्क स्पेसेस ने कॉन्स्टिट्यूटिव लाइंस को सेपरेट किया हुआ है। देयर इज डार्क स्पेस इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस। इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें डार्क लाइंस अवेलेबल हैं, जिसमें पार्टीशन अवेलेबल है, जिसमें बाउंड्रीज अवेलेबल हैं, that spectrum is regarded as line spectrum। तो आपको बच्चों क्या पता चल गया? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में शार्प बाउंड्रीज नहीं है और लाइन स्पेक्ट्रम में आपके पास बाउंड्रीज हैं। कलर्स आर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी जब आपके पास एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट्स में जंप कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन स्टेट। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, अगर इसको हम ऑब्टेन करें तो ये आपके पास क्या बनाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आपके पास क्या बनाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आप देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके पास हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम भी दिखाया गया है। हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो आपके पास डार्क लाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अभी हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। जो बोहर्स की कंट्रीब्यूशन थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हवाले से थी। उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बहुत काम किया और इसको आगे उसने एक्सप्लेन किया। अभी हम देखते हैं कि बोहर्स का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली व्हेन व्हाइट लाइट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू, ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है। यहाँ पे जब इसमें से करंट पास किया गया तो आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स जो हैं वो ब्रेक हो गए, दैट इज एटोमाइजेशन होगी, ऑटोमाइजेशन हो गई और आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो आपने लो प्रेशर पे पास किया था उसकी वजह से आपके पास ऑटोमाइजेशन होगी। वो जो एटम्स हैं उनको हमने एक स्लिट में से गुजारा, देन हमने उनको प्रिज्म में से गुजारा। आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, ये अगर आप देखें तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो गया एंड दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो आपके पास इसमें यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं और नीचे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये दिखाया गया है हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। अभी जो फिनोमिनन हमने एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास एटम्स में से एटम्स को हम एनर्जी देते हैं और वो एक्साइट होते हैं और वो हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं, दैट फिनोमिनन इज एक्साइटेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट में अवेलेबल है। इनको एनर्जी प्रोवाइड की गई। आफ्टर गेनिंग एनर्जी ये कहाँ गए? हायर ऑर्बिट्स में जंप कर गए। ये किस ऑर्बिट में जंप करके जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। किस बात पे डिपेंड करेगा? हाउ मच एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन हैज एब्जॉर्ब। लाइक अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एनर्जी का एब्जॉर्ब किया है और वो इस ऑर्बिट पे गया है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने मोर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं, मोर पैकेट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं, तो वो एक स्टेप और ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करके चला गया है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एक्साइटेशन। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है और अब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जिन ऑर्बिट्स में आए हैं, दीज आर रिगार्डेड एज द एक्साइटेड स्टेट।
नाउ एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या लेवल आता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइट होके हायर ऑर्बिट्स में जंप कर गए हैं, दे आर अनस्टेबल ओवर देयर। ये वहां पे अनस्टेबल हैं और ये अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आना चाहते हैं। अब ये क्या करेंगे? जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो ये इमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक पैकेट ऑफ स्पेसिफिक फोटोन इमिट करेगा और वापस आ गया ग्राउंड स्टेट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एट हायर ऑर्बिट था, इसने डबल फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे। अब ये क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में एनर्जी इमिट करके अपने से लोअर शेल में आएगा, देन मोर एनर्जी ये इमिट करेगा और वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। दैट phenomenon is called de-excitation, जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से वापस अपने ग्राउंड ऑर्बिट पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड de-excitation। बेसिकली ये जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमिनन है, यही हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। अब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है और वो उसकी पहचान होता है, और इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम से हम एक एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मींस कि ये उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम है। कार्बन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कार्बन का इमिशन स्पेक्ट्रम, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये ऑक्सीजन का इमिशन स्पेक्ट्रम। अब अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन का आप जो भी स्पेक्ट्रम ले लें वो कार्बन के स्पेक्ट्रम से टोटली डिफरेंट है। इसी तरह से कार्बन का स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्सीजन के स्पेक्ट्रम से टोटली डिफरेंट है। इट मीन्स कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो कैरेक्टरिस्टिक है एक एटम का या एक एलिमेंट का। आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब हमने एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के फिनोमिनन से गुजरते हैं और उसको हमने जब डीपली ऑब्जर्व किया तो हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आई। वो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका वेव नंबर कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द बोहर इक्वेशन। बोहर इक्वेशन क्या है? V bar is equal to R 1 over N1 square minus 1 over N2 square. By using this equation, Bohr was able to predict wavelength. इस इक्वेशन को यूज करते हुए बोहर ने वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम को प्रिडिक्ट किया। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस हाइड्रोजन एटम में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको भी कैलकुलेट किया गया। वेव नंबर जो हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के वो डिपेंड करते हैं N1 और N2 पे। N1 क्या है? ग्राउंड स्टेट, और N2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट। N1 मींस ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड ऑर्बिट कौन सा है? N1 है, N2 है, N3 है और N4 है। इसी तरह से जो एक्साइटेड ऑर्बिट है वो कौन सा है? आइदर इट इज N2, N3 और N4। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं N1 एंड N2 के हवाले से। जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि ये डिफरेंट लाइंस देता है। ये लाइंस एक सीरीज बना देती हैं जिनको हमने कह दिया, जिनको हमने डिफरेंट नाम्स दे दिए। ये 5 सीरीज में डिवाइड हुई हैं: लाइमन सीरीज, बॉल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से और किसी भी ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो क्या कहलाएंगी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज
अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाया करता है। बॉल्मर सीरीज, बॉल्मर सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट है, जो ग्राउंड ऑर्बिट है, वो हमारे पास सेकंड शेल है, और जो एक्साइटेड स्टेट है वो हमारे पास N3, N4, N5 और कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। जब ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट पे आके फॉल करेगा, तो जो सीरीज प्रोड्यूस होगी वो बॉल्मर सीरीज कहलाएगी। बॉल्मर सीरीज विजिबल रीजन में फॉल करती है। नेक्स्ट इज पैशन सीरीज। पैशन सीरीज का क्या मतलब है, कौन सी सीरीज है? ग्राउंड स्टेट हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आके फॉल कर जाए, तो जो सीरीज बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? पैशन सीरीज। पैशन सीरीज IR रीजन में, दैट इज इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। नाउ ब्रैकेट सीरीज, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करता है और वो फोर्थ ऑर्बिट में आके फॉल करता है, तो जो सीरीज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? ब्रैकेट सीरीज। ये भी IR के मिड रीजन में फॉल करती है। पैशन सीरीज IR के नियर रीजन में फॉल करती है और ब्रैकेट सीरीज IR के मिड रीजन में फॉल करती है। फंड सीरीज, तो फंड सीरीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन्स किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप कर जाए, तो जो सीरीज हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो फंड सीरीज कहलाएंगी। ये सीरीज आपके पास फॉर IR रीजन में, दैट इज IR के बिल्कुल एंड वाले रीजन में फॉल करती है। हम इन तमाम सीरीज में कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ को बाय यूजिंग बोहर्स इक्वेशन, दैट इज V bar इज इक्वल टू R। R की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1.096 इंटू 10 रेजिंग पावर 7। और अब हम कैलकुलेट करेंगे इनके वेव नंबर्स। हाँ जी, बिफोर दैट हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं। ये आपके पास लाइमन सीरीज है जिसमें N1 हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट होगा और सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट है वो N2 भी हो सकती है, N3 भी हो सकती है, N4 भी हो सकती है, N5 भी, N6 भी और N7 भी। किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो सीरीज प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? लाइमन सीरीज। बॉल्मर सीरीज क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से 7, 6, 5, 4, 3 किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करे सेकंड ऑर्बिट पे, तो जो सीरीज प्रोड्यूस होगी वो बॉल्मर सीरीज कहलाएगी। पैशन सीरीज, इसका मतलब है इसमें N1 क्या होगा? 2 होगा और N2 क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी वैल्यू N2 की हो सकती है। नेक्स्ट इज पैशन सीरीज। पैशन सीरीज क्या है? इसमें ग्राउंड ऑर्बिट जो है वो थर्ड ऑर्बिट है और 4, 5, 6, 7 ये एक्साइटेड ऑर्बिट्स हैं, N2 वैल्यूज हैं। N1 हमेशा आपके पास 3 होगा और N2 जो है वो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट सीरीज क्या है? फोर्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है जंप करके किसी भी हायर ऑर्बिट से, N5, N6, N7 किसी भी हायर ऑर्बिट से वो जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, तो जो सीरीज प्रोड्यूस हो रही है वो ब्रैकेट सीरीज प्रोड्यूस हो रही है। फंड सीरीज क्या होगी? N1 जो है वो 5 होगा और किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करे, तो जो सीरीज प्रोड्यूस होगी वो तो फंड सीरीज कहलाएंगी। अब हम इसके वेव नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं लाइमन सीरीज क्या है। लाइमन सीरीज जो है वो ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाए करती हैं और डेफिनेटली ये एक्साइटेशन के रिजल्ट में, डी एक्साइटेशन के रिजल्ट्स में प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन किसी भी ऑर्बिट से जंप करता है और वापस आता है अपने ग्राउंड ऑर्बिट पे, और वो ग्राउंड ऑर्बिट कौन सा है? N1, फर्स्ट ऑर्बिट। तो जो लाइंस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? लाइमन सीरीज। इसमें आपके पास N1 हमेशा 1 होगा और N2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जो हायर लेवल्स हैं वो उन पे इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचा कैसे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क। आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट से जंप कर गया हायर ऑर्बिट्स में। नाउ हम इनका वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं लाइमन सीरीज में। फर्स्ट लाइन हमारे पास कब प्रोड्यूस होगी? लाइमन सीरीज को अगर हम देखें तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज है। ये लाइमन सीरीज में अगर आप देखें तो आपके पास फर्दर फाइन लाइंस हैं। ये फाइन लाइन है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास फाइन लाइंस हैं। ये फाइन लाइंस कैसे प्रोड्यूस हुई? जब N2 से N1 में जाएगा तो हम कहेंगे कि आपके पास फर्स्ट लाइन है जिनको अल्फा भी कहते हैं। N3 से N1 में आएगा तो ये आपके पास सेकेंड लाइन कहलाएगी जो कि बीटा भी कहलाती है। N4 से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो ये थर्ड लाइन कहलाएगी जिसको हम गैमा भी कहते हैं। इसके ऊपर से 5 6 7 इनको हम इन्फिनिटी कह देते हैं। ठीक है, अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 हमेशा क्या होगा? 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट। N2 क्या है? 2, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन प्रोड्यूस होगी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। N1 की जगह पे 1 पुट किया, N2 की जगह पे 2 पुट किया, और फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ गई वेव नंबर की वो क्या आ गई? 82.26 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेव नंबर आ गया। सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा? N1 तो 1 रहेगा। क्यों N1 1 रहेगा? क्योंकि आपके पास लाइमन सीरीज है। N2 हम 3 ले लेते हैं, दैट इज थर्ड ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनली जो आपके पास वैल्यू आती है वेव नंबर की वो आती है 97.60 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। थर्ड लाइन देखिए, ये हम लाइमन सीरीज देख रहे हैं, ये थर्ड लाइन है। N2 4 है और N1 जो है वो कितना है? 1। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई? 102.70 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ये आपके पास क्या आ गई? थर्ड लाइन की लाइमन सीरीज का वेव नंबर कैलकुलेट हो गया। लिमिटिंग लाइन क्या है? लिमिटिंग लाइन क्या है? कोई भी हायर ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट से ऊपर की जो भी हैं वो लिमिटिंग लाइंस कहला देंगे, और उनमें N1 तो हम 1 पुट करेंगे, लेकिन N2 हम इंफिनिटी पुट कर देंगे। इंफिनिटी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वेव नंबर कैलकुलेट होके आ रहा है 109.678 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ये आपके पास लिमिटिंग लाइन की वैल्यू आ गई। ये लिमिटिंग लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेवल और इंफिनिटी लेवल, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। ये बेसिकली ये जो आपको वैल्यू दे रही है 109.678 इंटू 10⁵, ये आपको ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको क्या पता चल जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी पता चल जाएगी। कैसे? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आपका आउटर मोस्ट शेल क्या है? हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट शेल है। इस फर्स्ट शेल से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और इसको आप इंफिनिटी लेवल पे ले गए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। लाइमन सीरीज में जितनी भी लाइंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लिमिटिंग, ये तमाम क्लोजली, इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, और ये एक ग्रुप की फॉर्म में, अगर आप देखें तो ये एक क्या बन गया? ग्रुप की फॉर्म में अपीयर होंगी, और इनकी वैल्यूज बड़ी नियर बाई होंगी। लाइक अगर आप देखें 109, 102, 97, 82, इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और ये कहाँ लाई कर रही है? यूवी रीजन में लाई कर रही है।
आई होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं, दैट इज द बॉल्मर सीरीज। बॉल्मर सीरीज क्या है? बॉल्मर सीरीज ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कि विजिबल रीजन में फॉल करेंगे। अगेन ये डी एक्साइटेशन का रिजल्ट है और इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करेंगे सेकंड ऑर्बिट पे, तो जो सीरीज प्रोड्यूस होगी वो बॉल्मर सीरीज होगी। बॉल्मर सीरीज के केस में N1 2 होगा, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? कोई भी 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी जो हायर स्टेट है वो क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट होगी। लेकिन ग्राउंड स्टेट क्या होगी? सेकंड। और अगेन जो हायर लेवल हैं वो इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से ऑक्युपाइड हुए हैं। बॉल्मर सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइंस का हम वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे ऑन द सेम पैटर्न जो हमने पीछे किया है, वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे बोहर्स इक्वेशन से जो आया था हमारे पास, दैट इज V bar इज इक्वल टू R 1/N12 माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 2 है और N2 3 है। वैल्यूज पुट करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वेव नंबर की वो क्या आती है? 15.234 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। ऑन द सेम पैटर्न हम सेकेंड लाइन कैलकुलेट करते हैं। N1 हमेशा हमारे पास 2 रहेगा। बॉल्मर सीरीज में क्यों 2 रहेगा? क्योंकि सॉरी ग्राउंड स्टेट क्या है? सेकंड ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन ने किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है, तो हमारे पास बॉल्मर सीरीज प्रोड्यूस होगी। आपने N1 2 पुट किया, N2 4 पुट किया, तो आपके पास जो वेव नंबर आ गया वो क्या आ गया? 20.566 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। अगेन आप फर्स्ट लाइन को हाइड्रोजन अल्फा लाइन भी कह सकते हैं, इसको आप हाइड्रोजन की बीटा लाइन भी कह सकते हैं। थर्ड लाइन को हाइड्रोजन की हम गैमा रे भी कह सकते हैं। N1 हम फिर हमारे पास 2 होगा और N2 5 ऑर्बिट है तो थर्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। वैल्यूज हमने पुट की, N1 की जगह पे 2 उसका स्क्वायर लिया, N2 की जगह 5 इसका स्क्वायर लिया, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 23.05 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेड लाइन है ये फर्स्ट लाइन है क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट से 2 में ग्राउंड ऑर्बिट सेकंड शेल में आ रही है। ग्रीन लाइन जो है ये आपके पास सेकंड है जिसको हमने बीटा कह दिया, ये आपके पास गैमा है और ये इंफिनिटी या लिमिटिंग लाइन है। ये जो सारी लाइंस हैं ये क्लोज इनकी वैल्यूज हैं, ये एक ग्रुप बनाती हैं और वो ग्रुप आपके पास बॉल्मर सीरीज कहलाता है। इनकी वैल्यूज भी अगेन वेरी क्लोज हैं। N1 2 होगा, N2 कोई भी इंफिनिटी वैल्यू होगी, तो आपके पास जो वेव नंबर आएगा वो क्या आएगा? 27.421 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। इन बॉल्मर सीरीज में भी जो लाइंस हैं उनकी वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, ये ग्रुप की फॉर्म में होती हैं और वेव नंबर जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करेगा। नेक्स्ट इज पैशन सीरीज। पैशन सीरीज क्या है? ये भी आपके पास ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाई करते, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और ये लाई करते हैं IR रीजन में। डी एक्साइटेशन के रिजल्ट में ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा और इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा ग्राउंड स्टेट होगी वो थर्ड ऑर्बिट होगा। पैशन सीरीज में जो N1 है वो हमेशा 3 होगा और जो N2 है वो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। चलिए इनका वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं पैशन सीरीज में। फर्स्ट लाइन में N1 3 होगा और N2 जो है वो 4 होगा। अगेन आप उसी तरह से वैल्यूज पुट करते हैं तो जो आपके पास वेव नंबर आएगा वो क्या आएगा? 5.3310 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। इसको हम अल्फा रेज ऑफ पैशन सीरीज भी कह सकते हैं। सेकेंड लाइन देखिए,
n1 हमेशा n1 हमारे पास 3 होगा इन केस ऑफ पैशन सीरीज, n2 हमारे पास 5 है, तो हमारे पास सेकेंड लाइन दैट इज बीटा लाइन प्रोड्यूस हो और इसका वैल्यू क्या है 7.799 into 10 raising power 5 मीटर इनवर्स। देन हमारे पास लिमिटिंग लाइन है, इसमें n1 जो है वो 3 है और n2 जो है वो इंफिनिटी है। उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट की तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 12.187 into 10 raising power 5 मीटर इनवर्स। ये अगर आप देखें तो आपके पास स्पेशल सीरीज है। ये अगर आप देखें तो ग्राउंड लेवल या n1 हमेशा हमारे पास थर्ड ऑर्बिट होगा और हायर एक्साइटेशन स्टेट जो है वो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, और हमने यहाँ पे जो लास्ट है इसको हमने इंफिनिटी लाइन से शो किया है। पैशन सीरीज में जो वेव नंबर की वैल्यूज हैं वो वेरी क्लोज हैं। अभी आपने देखा है 12.18, 7.7 एंड 5.33। ये भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप अपीयर होंगे और आई आर रीजन में मिड आई आर के मिड रीजन में ये फॉल करते हैं। लास्ट सीरीज की तरफ चलते हैं दैट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या है? ये ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं जो कि फॉर आई आर रीजन में यानी कि आई आर के बिल्कुल एंड के रीजन में फॉल करेंगे। इसमें जो n1 है वो 4 ऑर्बिट होगा और जो n2 है वो कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है 5, 6, 7 वगैरह। जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी उसमें n1 4 होगा और n2 जो है वो 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। चलिए इनका वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लाइन में n1 4 होगा और n2 जो है वो 5 है। वैल्यूज पुट करते हैं तो जो आपके पास आएगी फाइनल वैल्यू वो क्या होगी 2.45 into 10 raising power 5 मीटर इनवर्स। ये वैल्यू हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ब्रैकेट सीरीज कहलाएगी या आप इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट इज n1 अगर 4 हो और n2 6 हो और हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास सेकेंड लाइन या बीटा रे ऑफ ब्रैकेट सीरीज आएगी जिसकी वैल्यू 3.808 into 10 raising power 5 मीटर इनवर्स है। ब्रैकेट सीरीज की अगर हम लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करें तो n1 हमेशा हमारे पास 4 होगा और किसी इंफिनिटी लेवल से जंप करके इलेक्ट्रॉन 4 पे आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6.855 into 10 power 5 मीटर इनवर्स। सॉरी, ये आपके पास वेव नंबर आ जाएगा लिमिटिंग लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। इनकी भी वेरी क्लोज वैल्यूज हैं 6.8, 3.8, 2.45 into 10 power 5 मीटर इनवर्स। ये आपके पास आई आर में फॉल करती हैं। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं वो फंड सीरीज। ये भी आपके पास क्लोजली स्पेस स्पेक्ट्रल लाइंस हैं और ये फार आई आर रीजन में फॉल करते हैं। ब्रैकेट सीरीज मिड रीजन में फॉल करते हैं, फंड सीरीज जो है वो फॉर रीजन में फॉल करते हैं और जो पैशन सीरीज हैं वो नियर रीजन में फॉल करते हैं। इसमें n1 जो है वो 5 होगा और n2 जो है वो 6, 7 या कोई भी हायर ऑर्बिट होगा। वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं फंड सीरीज का। फर्स्ट लाइन का प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 6 ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो वेव नंबर आया वो क्या आया 1.340 into 10 power 5 मीटर इनवर्स। आप इसको अल्फा लाइन भी कह सकते हैं। सेकेंड लाइन का प्रोड्यूस होगी जब 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके 5 ऑर्बिट पे आएगा तो हमारे पास सेकेंड लाइन जिसको हम बीटा लाइन ऑफ फंड सीरीज भी कहते हैं प्रोड्यूस होगी। इसमें जो आपके पास वेव नंबर आएगा वो क्या होगा 2.148 into 10 raising power 5 मीटर इनवर्स। लिमिटिंग लाइन को प्रोड्यूस होगी किसी भी इंफिनिटी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और आता है 5th ऑर्बिट पे, तो जो आपके पास लाइन होगी वो लिमिटिंग लाइन कहलाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4.387 into 10 raising power 5 मीटर इनवर्स।
इन सीरीज को, इन फंड सीरीज की भी जो लाइंस होती हैं वो उनकी क्लोज वैल्यूज होती हैं। सॉरी, ये फंड सीरीज हैं, ये गलती से ब्रैकेट लिखा गया है। ये भी आपके पास आया रीजन में फॉल करती हैं। I hope so you have enjoyed this lecture. This was very interesting as well. Now, अब आज हमारे एक और टॉपिक भी है, that is Planck's quantum theory. Planck's quantum theory की तरफ चलते हैं। 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स में इसको प्रेजेंट किया था, क्वांटम थ्योरी को। उसी वजह से ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी जाती है और इसको 1980 में नोबेल प्राइज मिला था। इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं? फर्स्ट, इसका जो पोस्टुलेट है वो क्या है कि एनर्जी इज नाइदर इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली, इट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेव, पैकेट्स और पॉइंटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में जब तक रिवॉल्व करेगा तो वो उसमें ना फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हुए ना तो वो एनर्जी इमिट करेगा और ना एब्जॉर्ब करेगा कॉन्टिन्यूसली, बल्कि वो क्या करे, कॉन्टिन्यूसली वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना एनर्जी इमिट करता है। बल्कि कैसे इमिट होगी? इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, छोटे छोटे से वेव पैकेट्स या क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे। वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और फिर वो इसी तरह से एक पैकेट ऑफ एनर्जी इमिट हुआ, फिर एक पैकेट ऑफ एनर्जी इमिट हुआ। जैसे अभी यहाँ पे हमने पीछे कहीं यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे ये दो पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे अब ये क्या हुआ, ये वेव की फॉर्म में, एक पैकेट की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी इमिट हुई और यहाँ से ये, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली इमिट होते रहते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब और इमिट होते हैं। लाइट की फॉर्म में, इन द केस ऑफ लाइट जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है वो क्या कहलाएगा, फोटोन कहलाएगा। सेकंड क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है क्वांटम ऑफ रेडिएशन से। ये जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। क्या है, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। ये देखिए, ये आपके सामने लिखा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। इस सेकंड पोस्टुलेट को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये क्या वैल्यू आएगी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। E क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल के साइन में चेंज किया तो ये आपके पास E इज इक्वल टू एच वी। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। थर्ड पोस्टुलेट, a body can emit or absorb energy only in terms of integral multiple of quantum or photon। इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसने सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेट्स सपोज अगर उसने थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो वो 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम होंगे, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन होंगे। एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, 2 पैकेट हुए, 3 पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुए। मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं E इज इक्वल टू NHV। N क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल 1, 2 और 3। H क्या है, प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स कांस्टेंट। V क्या है, फ्रीक्वेंसी, और E क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट। हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमें पता है कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/लैम्डा के। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अगर हम इसको कांस्टेंट के साइन को जो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है उसको हम इस इक्वल के साइन में चेंज करें तो आपके पास एक कांस्टेंट C इंट्रोड्यूस होगा। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। और V क्या है, फ्रीक्वेंसी
ऑफ रेडिएशन। अब जो आपके पास इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच वी, उसमें हम इस V की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा, ये वाली V की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। 1 ओवर लैम्डा जो है वो हमारे पास एक नया वैल्यू है V बार, उसके इक्वल है। V बार क्या है, वेव नंबर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, वो किसकी इक्वल होगी, E इज इक्वल टू एच सी वी बार के। E क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड, H प्लैंक्स कांस्टेंट, C लाइट कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है, और V बार क्या है, वेव नंबर। अब ये जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या रिलेशन दे रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू वेव नंबर। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू वेव लेंथ, और जो पीछे वाली थी इसमें हमने क्या कहा था कि एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको क्या दे रही है, रिलेशन बिटवीन, ये आपको क्या दे रही है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। और क्या रिलेशन पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की। ये इक्वेशन जो है वो आपको रिलेशन दे रही है एनर्जी का और वेव लेंथ का। क्या रिलेशन है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेव लेंथ। ये आपको क्या दे रही है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेव नंबर। और क्या रिलेशन आपको पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एनर्जी और वेव नंबर। अभी यहाँ पे हमने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। जरा हम इसको देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज वेव नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। आपने कोई भी एक पॉइंट रख लिया और उससे कितनी वेव्स, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से कितनी रेज गुजर रही हैं पर सेकंड, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ज्यादा वेव्स पास हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी है इनकी। यहाँ पे लेस वेव्स पास हो रही हैं इस पॉइंट से पर सेकंड, तो हम क्या कहेंगे, इनकी लो फ्रीक्वेंसी है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं क्योंकि पर सेकंड ज्यादा वेव्स गुजर रही हैं, और ये लो फ्रीक्वेंसी हैं। इनके यूनिट क्या है, एस इनवर्स, और एस इनवर्स को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। आपके पास जो वेव है उसमें ये दो क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये वेव लेंथ कहलाता है। इसी तरह से दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वेव लेंथ। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम है या नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। लेट्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स एग्जांपल 2.7। एग्जाम्पल 2.7 क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि एक फोटोन है लाइट का और उसकी एनर्जी 10⁻⁻19 जूल है, और ये एक सोर्स ऑफ लाइट से इमिट हो रहा है। आपने इस एनर्जी को वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में कैलकुलेट करना है, और इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर, हर्ट्ज एंड मीटर इनवर्स रिस्पेक्टिवली। सेकंड क्या है, वही एनर्जी जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया उसको आपने अर्ग में कैलकुलेट करना है, वेव लेंथ को सेंटीमीटर में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, और वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो आपके पास, हम पार्ट ए पहले सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारे पास डाटा है वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है 10⁻⁻19 जूल। आपने कैलकुलेट क्या करना है, वेव लेंथ को मीटर में,
फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में और वेव नंबर को मीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें आपने E की वैल्यू पढ़ी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और फाइनली E इज इक्वल टू HV। इस V को हम अगर निकालें तो V इज इक्वल टू E ओवर H क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यूज हम पुट करते हैं एनर्जी की और प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो जो हमारे पास V की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1.51 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, या जिसको हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई किस चीज की, एनर्जी की। ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ गई हर्ट्ज में। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है इससे हम वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, v क्या है, ये जो अभी आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 1.98 इंटू 10⁻6 मीटर। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू कैलकुलेट हो गई। थर्ड क्या है, V इनवर्स। V इनवर्स क्या है 1 ओवर लैम्डा। हमें पता है वेव लेंथ, वेव नंबर जो है वो वेव लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड है। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 5 इंटू 10⁻5 मीटर इनवर्स। ये आपके पास पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब हम प्रोसीड करते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें आपने एनर्जी को अर्ट्ज में कैलकुलेट करना है, वेव लेंथ को सेंटीमीटर में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में और वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है। एनर्जी को अर्ट्ज में कैलकुलेट करने से पहले हम एक रिलेशन देखते हैं कि वो 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्थ के इक्वल होता है। ये मैथमेटिकली प्रूवन है, आप इसको इसी तरह से याद करें। अब E हमारे पास क्या था पीछे 10⁻⁻19 जॉल है गिवन। इसको आप 10⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अर्ग में वैल्यू आ जाएगी और वो क्या है 6 क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने जब कैलकुलेट की E इज इक्वल टू HV, V इज इक्वल टू E ओवर H की वैल्यू हमने पुट की, H की वैल्यू भी हमने किस में कैलकुलेट कर ली, अर्ग्स में। जो हमारे पास H की वैल्यू है वो क्या है 6.625 इंटू 10⁻34 है। इसको हमने अर्ग में कैलकुलेट कर लिया है 10⁻7 से करके, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड। इसको भी हमने अर्ग में लिया है और एनर्जी भी हमने अर्ग में ले ली है। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, एनर्जी भी आपने अर्ग में ली है और प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपने अर्ग में लिया है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई वो हर्ट्ज में आ गई और वो क्या आई है 1.51 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, या जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से हम वेव लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर, V इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर V। अब वैल्यूज पुट करें 3 इंटू 10⁻10 आपके पास 8 थी मीटर के लिए, अब सेंटीमीटर के लिए हमने 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड कर लिया। V से हमने डिवाइड किया तो जो आपके पास वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1.98 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। इस वेव लेंथ से हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं और वो क्या है V बार इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। वैल्यू कैलकुलेट की और वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जस्ट आपने इस सेकंड पार्ट में जो है वो एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है अर्ग में, इसी तरह से H को भी अर्ग में कैलकुलेट करना है और फिर आपने उसी पैटर्न पे ये वैल्यूज इन फॉर्मूलाज में पुट कर देनी है। इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज में एक आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। A photon of light with energy 10⁻16 joule is emitted.
आपने इसी पैटर्न पे उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और वेव नंबर में, और फिर सेकंड पार्ट में आपने फोटोन को अर्ग में, वेवलेंथ को सेंटीमीटर में और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। Other questions of home assignments are: explain origin of hydrogen spectrum on the basis of Bohr's model. Justify that E is equal to hc v bar. Give postulates of Planck's quantum theory. और अभी जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी आपने सॉल्व करना है। I hope so you have enjoyed today's lecture. Stay happy, stay blessed, and keep learning. Thank you and have a nice day. Thank you and have a nice day.